हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। पीएम नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन पर ब्रिटेन के ग्लासगो से संयुक्त राष्ट्र महासभा के COP26 सम्मेलन में शामिल होंगे। ये सम्मेलन इस महीने के अंत में आयोजित होगा। हालांकि अभी तक कार्यक्रम की तारीख की आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक इंटरव्यू में पीएम मोदी के ग्लासगो जाने की पुष्टि की। मोदी कैबिनेट की गुरुवार को ही बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले खुशखबरी दी गई है। कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 31% हो जाएगा। ये बढ़ी हुई नई दर 1 जुलाई से लागू होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों के जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं और इसके लिए वो शनिवार को श्रीनगर पहुंचेंगे। इस दौरान वो सुरक्षा समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। वहीं पंचायत सदस्यों के साथ साथ राजनीतिक कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। शाह ऐसे समय में जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं जब हाल ही में घाटी में आम नागरिकों को निशाना बनाया गया और 11 लोगों की हत्या की गई है। पश्चिम बंगाल चुनाव में सफलता के बाद टीएमसी ने त्रिपुरा और असम में पार्टी का विस्तार शुरू किया और अब टीएमसी की नजर गोवा पर है। अगले साल गोवा विधानसभा चुनाव से पहले गोवा कांग्रेस के कई नेताओं के तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद सीएम ममता बनर्जी 28 अक्टूबर को गोवा जाएंगी और वहां पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर पार्टी के विस्तार की रणनीति बनाएंगे। उत्तराखंड और केरल में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वेक्षण कर राज्य में भारी बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया। देहरादून में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार की ओर से समय पर चेतावनी मिलने के कारण बहुत कम मात्रा में नुकसान हुआ। वहीं कम से कम जानहानि बहुत कम मात्रा में हुई है। बिजली की उपलब्धता 60% से ज्यादा कर दी गई है। राज्य सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चलाया। 80% जगहों पर टेलीफोन नेटवर्क को रिस्टोर कर दिया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं में अब तक कुल 64 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं 3500 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि नैनीताल, अल्मोड़ा, हल्द्वानी में सड़कें पूरी तरह से खोल दी गई हैं। इसके अलावा पावर स्टेशन जल्द ही परिचालन फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ नीति बॉर्डर रोड भूस्खलन के चलते बाधित हो गया है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक व्यक्ति ने बताया कि 18-19 तारीख की जो बारिश हुई थी उसकी वजह से काफी क्षति हुई है। बुनियादी सुविधाओं से लोग यहां वंचित हो गए हैं। वहीं हर किलोमीटर में सड़क को नुकसान पहुंचा है। प्रशासन जल्द ही राहत कार्य शुरू करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली एम्स के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज जब हम देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज बनाने पर बल दे रहे हैं तो इसमें निजी क्षेत्र की भूमिका भी बहुत अहम है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहे। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण में आज भारत इतिहास रच दिया। आज 100 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा हुआ है। वहीं कोरोना वायरस के खिलाफ 9 महीने पहले शुरू हुई टीकाकरण अभियान में भारत ने इतिहास रचा है। भारत 100 करोड़ डोज लगाने के आंकड़े को पार करने के साथ ही दुनिया के सामने उसने एक मिसाल पेश की। 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पूरे होने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश ने आज एक इतिहास रचा है। सभी देशवासियों ने मिलकर 100 करोड़ वैक्सीनेशन का ये लक्ष्य पार कर लिया है। विश्व पटल पर भारत ने आत्मनिर्भरता का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। इस उपलब्धि के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आज एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और अस्पताल में वैक्सीनेशन का जायजा लिया। भारत का टीकाकरण अभियान इस साल 16 जनवरी को शुरू हुआ था। पहले चरण में 3 करोड़ डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण शुरू किया गया था। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत और भारत के प्रत्येक नागरिक की है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंचने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिल्ली में के कोविड-19 वॉर रूम वो पहुंचे और वहां पर सभी डॉक्टर्स को उन्होंने मिठाई बांटे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने इस रिकॉर्ड को अचीव करने के लिए सभी को बधाई भी दी।
भारत में टीकाकरण 100 करोड़ पार होने पर WHO ने बधाई दी है। WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि भारत का ये माइलस्टोन बहुत ही खास है, क्योंकि भारत ने अपने देश की जनता के साथ दुनिया के और देशों को भी वैक्सीन की करोड़ों डोज दी है। WHO भारत को इस कामयाबी के लिए बहुत बधाई देता है। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्होंने बधाई दी। नफ्ताली बेनेट की तरफ से ट्वीट कर पीएम मोदी और भारत को शुभकामनाएं भेजी गई। इजरायली पीएम बेनेट ने लिखा कि नरेंद्र मोदी जी को बधाइयां, जिन्होंने सफलतापूर्वक भारत के कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन का नेतृत्व किया। देश में 100 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन की उपलब्धि पर स्पाइसजेट एयरलाइंस ने खुशी मनाई। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहे। स्पाइसजेट एयरलाइंस के CMD अजय सिंह ने कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। किसी ने नहीं सोचा था कि 250 दिनों में भारत 100 करोड़ वैक्सीन की डोज लगा पाएगा। ये जहाज विदेशों में भी जाएगा, क्योंकि ये संदेश हम पूरे विश्व को देना चाहते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने देश भर में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पूरा होने पर 100 स्मारकों को तिरंगे की रोशनी से जगमग किया। वहीं 100 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार होने पर धार जिले के आशा कार्यकर्ताओं ने हाथ से हाथ मिलाकर 100 करोड़ की आकृति निर्माण की और सभी डॉक्टर और कोरोना वॉरियर्स का धन्यवाद किया। बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत पहली बार दुनिया के शीर्ष 25 रक्षा निर्यातक देश की सूची में शामिल हुआ है। भारत रक्षा निर्यातक में वैश्विक लीडर बने, इसके लिए रक्षा मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार रात अरुण वाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान प्रियंका ने अरुण के परिजनों को 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद और केस लड़ने में पूरी कानूनी मदद देने और केस लड़ने में की घोषणा की। बता दें कि कथित तौर पर अरुण की मौत पुलिस हिरासत में हुई। क्रूज ड्रग्स केस में मुंबई की स्पेशल NDPS अदालत ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 8 लोगों की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है। आर्यन इस समय आर्थर रोड जेल में बंद है। उन्हें 8 अक्टूबर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसके बाद अब 30 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। ड्रग्स मामले में फंसे अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जहां पर 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी। बीते 20 अक्टूबर को सेशंस कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और इसके बाद आर्यन के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख करने का फैसला किया। ड्रग्स मामले में अभिनेत्री अनन्या पांडे भी एनसीबी की रडार पर आ गई हैं। एनसीबी ने अभिनेत्री के घर पर छापा मारा और उन्हें पूछताछ के लिए दफ्तर आने के लिए समन दिया, जिसके अभिनेत्री अपने पिता और अभिनेता चंकी पांडे के साथ एनसीबी के दफ्तर पहुंची, जहां कई घंटों तक पूछताछ भी हुई। अनन्या पांडे को एनसीबी ने कल 11 बजे फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक से भरा एक ट्रक जब्त किया है। तलाशी के दौरान पुलिस ने ट्रक से 5500 जिलेटिन की छड़ें और 2300 डेटोनेटर के साथ जब्त किया। हालांकि ट्रक के चालक और खलासी पुलिस को देखकर यहां से फरार हो गए। बीरभूम के रामपुरा हट पुलिस ने सूचना मिलने के बाद वाहन को रोककर तलाशी ली थी। राजधानी रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रशासन की सजगता से कानून व्यवस्था को और भी बेहतर बनाना है। साथ ही सीएम भूपेश ने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना प्राथमिकता है, इसलिए राज्य में माहौल बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई की जाए और अफवाह को फैलने न दिया जाए। रायगढ़ जनपद पंचायत कार्यालय में 6 से ज्यादा सदस्यों ने सीईओ को सामूहिक इस्तीफा सौंपा है। इस्तीफा देने वाले सभी सदस्यों का यह आरोप है कि जनपद पंचायत अध्यक्ष के पति विनोद चौहान का व्यवहार महिला सदस्यों को लेकर अच्छा नहीं है। विनोद चौहान महिला सदस्यों का अपमान करते हैं। बीजेपी महिला मोर्चा ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव पर सांसद स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया और इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। साथ ही अरुण यादव पर प्रतिबंध लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की। जिले के रावघाट इलाके में 45 दिनों से नारायणपुर में शामिल करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे 58 गांव के ग्रामीण राज्यपाल से मिलने के लिए रायपुर पैदल निकले हैं। ग्रामीणों के रायपुर की ओर आने की खबर मिलते ही कलेक्टर और एसपी ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने बात नहीं मानी। बलरामपुर में जमीन का पट्टा नहीं मिलने से परेशान ग्रामीणों ने कलेक्टर का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि केवल आदिवासियों को पट्टा दिया जा रहा है, वहीं पिछड़े और अन्य वर्गों पर सालों से यहां रह रहे हैं। वहीं मामले में कलेक्टर ने जांच की बात कही है।
मुरैना के कैलारस तहसील में खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने एमएस रोड पर महिला और बच्चों के साथ चक्का जाम किया। किसानों का आरोप है कि जिले में बड़े स्तर पर कालाबाजारी हो रही है, जिसमें जिले के कई अधिकारी भी शामिल हैं। वहीं किसानों का ये भी कहना है कि लगातार 4 दिनों तक जाने के बाद भी उन्हें खाद नहीं दिया गया। डोंगरगढ़ में जेसीसीजे प्रदेश कोर कमेटी सदस्य नवीन अग्रवाल ने 400 छात्र छात्राओं के साथ एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। नवीन ने कहा कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल में हिंदी मीडियम स्कूल को संलग्न कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बस्तर में विद्यामतान योजना के तहत सेवा दे चुके शिक्षकों को अतिथि शिक्षक भर्ती में प्राथमिकता नहीं मिलने से उन्होंने सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की। युवाओं का कहना है कि 2016 से 18 तक शिक्षकों की कमी को देखते हुए उनकी भर्ती की गई थी, लेकिन अनुभव के आधार पर प्राथमिकता नहीं दी जा रही। दुर्ग के फटाखा व्यापारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए अवैध रूप से दुकान चलाने वालों पर सख्ती बरतने की मांग की है। फटाखा व्यापारियों का ये कहना है कि दिवाली के समय कई लोग बिना लाइसेंस के अवैध रूप से पटाखे बेचते हैं, जिससे उनकी आर्थिक नुकसान होती है। मंदसौर के नारिया खुर्द गांव में डायन होने के शक में एक भतीजे ने अपनी ही चाची की हत्या कर दी। घटना के बाद मृतका के परिजनों ने शव को रास्ते में रखकर चक्का जाम किया और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग रखी है। पुलिस के समझाने के बाद परिजन शांत हुए और शव को रास्ते से हटाया। पुलिस इस मामले में आगे जांच में जुटी हुई है। ग्वालियर के भीतरवार इलाके में एक जीजा ने पहले तो अपने साले का अपहरण किया और फिर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। जब फिरौती की रकम नहीं मिली तो साले को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रीवा जिले के जनेह थाना क्षेत्र में शराबी ने एक महिला पर हमला कर दिया, जिससे महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। राजम पुलिस ने पत्नी पर मिट्टी तेल छिड़ककर आग लगाने वाले पति को गिरफ्तार कर लिया है। पोखरा गांव में रहने वाली पिंकी चंदेल 1 हफ्ते मायके में रुकने के बाद अपने 3 बच्चों के साथ 10 अक्टूबर को ससुराल लौटी थी। इससे नाराज आरोपी ने उस पर मिट्टी तेल छिड़ककर आग लगा दी थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मंडला के कोतवाली थाना क्षेत्र में 15 से 20 अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। आपसी रंजिश की वजह से बदमाशों ने युवक के घर में जाकर हंगामा करते हुए वारदात को अंजाम दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची, जिसकी वजह से पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। रीवा के चाक घाट में स्कूल जा रहे एक नाबालिग का गांव के ही परिचित युवकों ने अपहरण कर लिया, जिसके बाद नाबालिग के परिजनों को फोन कर 50,000 रुपए की फिरौती की मांग की। इसकी शिकायत परिजनों ने थाने में की, जिसके बाद पुलिस ने छात्र को मुक्त कराते हुए एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया है। हालांकि बाकी के आरोपी फरार हो गए हैं। रायगढ़ पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2.5 क्विंटल गांजे के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा है। जब्त गांजे की कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने केवड़ाबाड़ी में यह कार्रवाई की। ग्वालियर में एक व्यापारी के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड की एक कंपनी के संचालक सहित 4 लोगों ने धोखाधड़ी की है। कंपनी की तरफ से भेजे गए ज्यादातर प्रोडक्ट एक्सपायर्ड निकले। वहीं व्यापारी ने मामले की शिकायत थाने में की, जिस पर केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शिवपुरी जिले की कृषि उपज मंडी पर दिन दहाड़े 2 बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी से 3 लाख रुपए से भरा एक बैग लूट लिया और फरार हो गए। वहीं व्यापारी ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ थाने में केस दर्ज कर दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। इंदौर पुलिस ने वाहन चोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 2 चोरी की बाइक बरामद की गई है। वहीं पूछताछ में ये बात सामने आई है कि आरोपी नशे के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करता था। पुलिस फिलहाल आरोपी से अन्य और भी वाहन चोरी के मामले में पूछताछ कर रही है। सरगुजा की सीतापुर पुलिस ने चोरी की 3 बाइक के साथ 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी बिना नंबर के बाइक को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे, जिसकी सूचना पर महेशपुर में घेराबंदी की और आरोपी को धर दबोचा। शिवपुरी के कुलारस नगर में एसबीआई बैंक से रुपए निकालने आए किसान के बैग से 2 महिलाओं ने पैसे निकाल लिए और बाहर जाने लगी, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने शक के आधार पर रोक लिया और पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं से पूछताछ की और उनके खिलाफ केस दर्ज करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बस्तर जिले के लोहड़ीगुड़ा थाना क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री करने के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा। पकड़े गए आरोपी के पास से 1 लाख रुपए कीमत की शराब जब्त की गई है। वहीं पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। रीवा में एडिशनल एसपी के नाम पर थानों में फोन पर ठगी करने वाले गिरोह सक्रिय हो गया है। हनुमाना थाने में ऐसे ही अनजान नंबर से फोन आया, जिसके बाद थाना स्टाफ ने इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी। साथ ही अलर्ट जारी करते हुए जिले के थानों को इस तरह की फ्रॉड फोन कॉल से बचने की जानकारी भी भेजी।
इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाले जसवंत सिंह के घर पर कुछ बदमाशों ने ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया था, जिससे दरवाजे और खिड़की में आग लग गई। मामले में पुलिस ने शरारती तत्वों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल बदमाशों की पहचान नहीं हो सकी है। जबलपुर ईओडब्ल्यू की टीम ने मंडला के महाराजपुरा में रिटायर्ड सीईओ नागेंद्र यादव की पैतृक निवास पर छापेमारी की, जहां टीम को व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स और कृषि भूमि मिली है। टीम के मुताबिक जांच के बाद करोड़ों का मामला उजागर हो सकता है। ईओडब्ल्यू ने मंडला, जबलपुर और भोपाल में एक साथ कार्रवाई की। कटनी के कोतवाली थाना क्षेत्र के मॉडर्न बीड़ी फैक्ट्री पर जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने छापामार कार्रवाई की है। इस दौरान फैक्ट्री कार्यालय में रखे दस्तावेजों की जांच की गई। देर रात तक चली कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। बालाघाट के साडरा में अनियंत्रित बस ने 4 ग्रामीणों को कुचल दिया, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को तांजे सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने बस में तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंची लांजी पुलिस ने मामले को शांत करवाया। धमतरी के बकाला में बिजली ऑफिस के सामने बाइक सवार 2 युवकों पर पेड़ का डंगाल गिर गया, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हुआ है। मृतक की पहचान कुरुद के रहने वाले भूपेश चंद्राकर के रूप में हुई है, जो कि अपने दोस्त कावेश साहू के साथ भिलाई के बकाला जा रहा था। कटनी के बरहीनगर थाना क्षेत्र में बंद बोरे में लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव के हाथ पैर बंधे हुए थे, साथ ही चोट के निशान भी मिले हैं, लेकिन शव की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बिलासपुर सिम्स की 4थी मंजिल से कूदकर एक महिला गंभीर हालत में है, जिसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि पति का इलाज नहीं होने से महिला काफी परेशान थी, जो कि कई दिनों से अटेंडर के तौर पर पति के साथ अस्पताल में ही रह रही थी। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे महाराष्ट्र के सालेकसा दर्रा के साथ रेलवे स्टेशन के बीच मालगाड़ी के 7 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे कई ट्रेनें प्रभावित हुई। वहीं घटना से रतलाम और इतवारी तक जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। महासमुंद में शिक्षकों की कमी को लेकर स्कूली बच्चों के प्रदर्शन के बाद अब विभाग ने शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। IBC 24 ने बच्चों की परेशानी को प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद स्कूल में शिक्षा व्यवस्था फिर से पटरी पर लौट आई है। इसके साथ ही ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को नोटिस भी जारी किया गया है। महासमुंद में हर साल की तरह इस साल भी 21 अक्टूबर के दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया गया, जहां पर संसदीय सचिव और MLA विनोद चंद्राकर और SP ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही उनके परिवार वालों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। वहीं शहीद जवानों के परिजन ने इस पहल को अच्छा बताया है।